चलो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्ट टैक्स का एक लास्ट पार्ट। बस ये समझ गया तो फिर कंप्यूटेशन पूरा कंप्लीट सॉल्व कर पाओगे। अब ये है क्या, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है। देखो आपने मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम सीखा है, जैसे कि आपने सीखा है इनकम फ्रॉम सैलरी। मान लो सैलरी से कमा रहे हैं हम 5 लाख। उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मतलब रेंट से कमा रहे हैं, मान लो वो कमा रहे हैं 2 लाख। फिर पीजीबीपी, क्या ये बिजनेस प्रोफेशन से आप कमा रहे हो, मान लो 3 लाख। और कैपिटल गेन मानो नहीं है, या ले लो उसकी भी अमाउंट, एक 1 लाख ले लो। और फिर आपको है एक लास्ट इनकम विच इज अदर सोर्स। ये है आपके 5 हेड्स ऑफ इनकम, यहाँ से ही आप कमा सकते हो। ये भी है मान लो 1 लाख। तो आपका टोटल ये कितना हुआ, 5 2 7 3 10 12 लाख। ये हो गई आपकी ग्रॉस टोटल इनकम। ऑब्वियसली बात है, इनकम कमाओगे तो गवर्नमेंट तो टैक्स मांगेगी। अब जो हम सीखने जा रहे हैं डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, उससे आपकी इनकम को रिड्यूस किया जा सकता है, और जो रिड्यूस इनकम आएगी दैट इज विल बी योर टोटल टैक्सेबल इनकम। अब ये कहाँ कहाँ पे आप कौन से सोर्सेज से आपको डिडक्शन मिलेगा, तो ये डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A में मल्टीपल जगह है, जैसे कि ATC, ATCCC, ATD, ATU, ATDD, ATE और ATTTA। ऐसी जगह से आपकी इनकम कम हो सकती है। अब तो बोलोगे सर क्या ये सब, तो यही आज सीखना है, ठीक है। तो आपकी इनकम को कैसे कम किया जाएगा वो आज समझेंगे हम, ठीक है। गवर्नमेंट ने आपको बोला कि चलो आप जितना कमा रहे हो हम उस पर टैक्स नहीं लेंगे, थोड़ा बहुत कम कर देंगे। अब वो कम कैसे करना है वो सीखना आपने। तो याद रखना, यहाँ पे आपको एक पूरा सिस्टम दिया हुआ है कहाँ कहाँ पे आपको डिडक्शन मिलेगा। देखो ये है ATC, दैट इज स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट आपको कुछ स्पेसिफिक जगह बता रही है, आप वहाँ पे अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आपकी इनकम को कम कर दिया जाएगा। मतलब आपने जो अभी 12 लाख कमाया उसको कम कर दिया जाएगा, ठीक है। अब वो कौन सी स्पेसिफिक चीज़ें हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो हम आगे सीखेंगे। और भी कुछ है, जैसे कि एन्युटी इंश्योरेंस करवाते हो आप तो भी आपकी इनकम कम हो जाएगी जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया। बट कुछ कंडीशन है, ऐसे नहीं कि जितना इन्वेस्टमेंट किया पूरा आपका डिडक्शन हो जाएगा, कुछ लिमिट है। एन्यूअल सब बताएंगे बेटा, एन्युटी इंश्योरेंस, फिर आपको स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट सब बताएंगे। फिर मेडिकल इंश्योरेंस करवाते हैं, ये पता है ना, मेडिकल इंश्योरेंस आपने साल में एक बार भर दो 5-1 हज़ार रुपये। अगर पूरे 12 महीने में एक बार भी आप बीमार पड़ते हो तो जो भी मेडिकल का हॉस्पिटल का आपका बिल आएगा वो इंश्योरेंस कंपनी आपका पे कर देती है। उसमें भी आप अगर प्रीमियम भर रहे हो तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा, आपकी इनकम कम कर देंगे। फिर अगर SSC हैंडीकैप है तो भी उसे कुछ माफ है इनकम में। अगर उसका कोई डिपेंडेंट फैमिली मेंबर हैंडीकैप है, उसका खर्चा भी वो बेयर कर रहा है, तो उस पर भी कुछ डिडक्शन मिलेगा। अगर आपने हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है तो उसका जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसका भी डिडक्शन मिलेगा। और फिर लास्ट आता है आपका इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। आपकी सेविंग हैबिट्स जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट कहती है सेविंग बैंक में पैसा रखा करो, आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। हम बोलेंगे गवर्नमेंट आप तो टैक्स ले लोगे उसके ऊपर, गवर्नमेंट कहती है थोड़ा माफ़ कर देंगे, एक लिमिट बता देंगे आपको। समझ में आया क्या क्या है। चलो, लेफ्ट हैंड साइड में 4 नाम है, राइट हैंड साइड में 3 नाम है। मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, मुझे सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड के 4 आइटम्स क्या क्या है वो आपको याद करने हैं। ATC स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट, ATCCC एन्युटी इंश्योरेंस, ATD मेडिकल इंश्योरेंस, ATU हैंडीकैप SSC। आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 सेकंड बचे। हाँ तो सेकंड जैसे ही फास्ट जाते, मिनट नहीं बोले मैंने, सेकंड्स बोले। चलो और 5 सेकंड देते हैं। स्क्रीन पे कोई नहीं देखेगा अभी।
जो भी जवाब देगा वो मेरी तरफ देखेगा, ठीक है। तुम बताओ, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A में कौन से डिडक्शन है? स्पेसिफाइड इन इंश्योरेंस, डी डॉक्टर, इंश्योरेंस, हैंडीकैप एसएससी। तुम्हें याद है? बोलो। और वाह, सीधा ATU। हाँ, ATC। हाँ, वो स्पेसिफाइड इन, कहानी आँख से उधर देख रहा है। हाँ, स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट। पहला क्या है? इन्वेस्टमेंट। दूसरा इंश्योरेंस है, तीसरा भी इंश्योरेंस है, ठीक है। शुरुआत वापस से। इन्वेस्टमेंट, वेरी गुड, वेरी गुड। डी, वेरी गुड, वेरी गुड। तुम या वेरी गुड, ठीक है। चलो अभी राइट हैंड साइड वाले तीन। ATDD डिपेंडेंट हैंडीकैप, ATE और ATTTA दोनों इंटरेस्ट है। ATE इंटरेस्ट किस पे है? हायर एजुकेशन लोन। ATTTA इंटरेस्ट है किस पे? सेविंग बैंक अकाउंट। हो गया? लो 10 सेकंड देते हैं। सातों के साथ पूछूंगा, एक साथ पूछूंगा। लास्ट 5 सेकंड। नाम याद होना तो बहुत जरूरी है कि नाम क्या क्या है। आगे की चीजें मैं संभाल लूंगा। ओके डन। चलो तुम। हाँ, इंश्योरेंस, ATD, मेडिकल इंश्योरेंस, ATU, हैंडीकैप एसएससी, ATDD, डिपेंडेंट हैंडीकैप, ATE इंटरेस्ट ऑन एजुकेशनल हायर एजुकेशन लोन, ATTTA इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक। सुपर्ब। बस ये नाम याद होना चाहिए। अब एक एक करके इसको समझेंगे। याद रखो, समझने के लिए तुमको सिर्फ नाम याद रखना है। समझाने की वो जो याद रखने की गारंटी मेरी। नाम याद रहेगा, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक एक करके ये सब चीज़ें बताता हूँ और साथ साथ में इसके रिगार्डिंग सम्स भी ले लेंगे। मैं अभी फिर से बता रहा हूँ, ऐसा कोई सम एग्जाम में आएगा नहीं, बट ये सम सॉल्व करते वक्त काम आएगा, ठीक है। तो चलो हम पहले चलते हैं स्पेसिफाइड। तो बोलोगे अरे इतना सारा, कुछ नहीं है। जब आप ATC याद रखोगे, आपको एक शॉर्टकट नाम याद रखना है, LP मंत्री। LP स्पेलिंग अलग है ना, वो तुम्हारा लुकआउट है। इसको प्रोनाउंस ऐसे करेंगे, LP मंत्री। क्लियर है? याद है? बोलो क्या था स्पेलिंग? बोल। TRI। खत्म हो गया ATC। अरे तुमको सिर्फ सुना सुना होना चाहिए, ये बाहर करना नहीं है। ये सुना सुना सा होगा तो बहुत है। LP मंत्री में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आपको डिडक्शन मिलेगा। व्हाट इज L स्टैंड्स फॉर? लाइफ इंश्योरेंस। P स्टैंड्स फॉर प्रोविडेंट फंड। M स्टैंड्स फॉर म्यूचुअल फंड। U स्टैंड्स फॉर यूलिप। N स्टैंड फॉर NSC या नाबार्ड। T स्टैंड्स फॉर ट्यूशन फी या टर्म डिपॉजिट। R stands for repayment of home loan और I stands for investment in SSY, सुकन्या समृद्धि योजना। डन। नाम तो याद रहेगा ना, सुकन्या समृद्धि योजना। LP मंत्री, LP मंत्री। डन।
और साथ में सीनियर सिटीजन बोल देना, साथ में क्या बोल देना, सीनियर सिटीजन की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो भी इसके अंदर ही कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो याद हो गया तुम्हें, खत्म हो गया ATC। इसको डिटेल में समझेंगे, बस नाम याद होना चाहिए। LP मंत्री, L stands for, P stands for, M stands for, U stands for, N stands for NSC NABARD, T stands for tuition fee term deposit, R stands for repayment of home loan, I stands for समथिंग समथिंग कुछ ले लो, सुकन्या समृद्धि योजना, और साथ में सीनियर सिटीजन का इन्वेस्टमेंट, याद है। अच्छा, अब यहाँ पे एक पर्सन लेके चलते हैं। एक पर्सन ने लाइफ इंश्योरेंस में पैसा भरा, प्रीमियम भरा। लाइफ इंश्योरेंस मालूम है ना, हर एक ने घर पे कराया होगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हर महीने या क्वार्टरली या हाफ ईयरली या एनुअली आपका प्रीमियम भरा जाता है। वो जितना अमाउंट आप इस एक साल में, याद रखो पहली बात तो ये है प्रीवियस ईयर, आपका प्रीवियस ईयर क्या है 2023-24, और इस साल असेसमेंट ईयर में आप ये एसेस कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो, दैट इज अब जिस साल में तुम एग्जाम दे रहे हो 2024, ये जो भी प्रीमियम भरा होना चाहिए ये कब भी होना चाहिए, पिछले साल भरा होना चाहिए, तभी इस साल आपको उसका डिडक्शन कैलकुलेट करने मिलेगा, तभी आपकी टैक्सेबल इनकम कम होगी। डन। चलो, तो प्रीवियस ईयर में चाहे आप खुद का लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरो या स्पाउस मतलब वाइफ, हस्बैंड वाइफ को स्पाउस बोलता है, वाइफ हस्बैंड को स्पाउस बोलती है, ये तो पता है, या चिल्ड्रन के लिए आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है तो आपको डिडक्शन मिलेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में कौन कौन कवर होते हैं? सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन। फिर चाहे स्पाउस या चिल्ड्रन डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या आपके ऊपर डिपेंडेंट है या खुद का कमा खा रहे हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कभी कभी क्वेश्चन में लिखा होगा डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डन। दूसरी बात, ये इंपॉर्टेंट याद रखना, मैक्सिमम 10% ऑफ सम एश्योर्ड आपको बेनिफिट मिलेगा। सर ये क्या होता है? मान लो मैंने अपनी लाइफ इंश्योरेंस कराई है 5 लाख की, तो एक साल में प्रीमियम मुझे मैक्सिमम 10% का डिडक्शन मिलेगा। मेरी इनकम, इसका जो 10% है, 10% होता है 50,000, मुझे इतना ही डिडक्शन मिलेगा। मान लो अगर मैंने पे किया है प्रीमियम 60,000, तो बताओ मेरी इनकम 50,000 कम होगी कि 60,000? 50,000 मैक्सिमम बोला है ना, 50। आप भर रहे हो 60,000, भरो, कोई रोक नहीं रहा है आपको, लेकिन डिडक्शन आपको सम एश्योर्ड का 10% से ज़्यादा नहीं मिलेगा। कोई दिक्कत? बाकी के सिर्फ नाम याद रखने हैं आपको, बाकी के सिर्फ नाम याद रखने हैं, बस ये लाइफ इंश्योरेंस ढंग से याद रखना है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कवर कौन कौन होता है? सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन। डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, कुछ फर्क पड़ेगा? मैक्सिमम कितना रिडक्शन मिलेगा? तो समझा ये तुमको? अगर समझा है तो तुम मुझे जवाब देना कि मान लो मैंने प्रीमियम पे किया है लाइफ इंश्योरेंस का 40,000, मेरी पॉलिसी थी 5 लाख की, तो इसका 10% डिडक्शन बनता है, आपका 10% बनता है 50,000। मैंने पे किया 40, गवर्नमेंट कह रही है इससे ज़्यादा डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो बताओ मेरी इनकम 50,000 कम होगी कि 40,000? ऑब्वियसली 40,000, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। डन। चलो, बाकी तो आपको नाम याद रखते हैं। देखो, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, EPF बोलो या PF, दैट इज प्रोविडेंट फंड। क्या क्या बताना है? देखो, प्रीमियम आपने पे किया, तुमने अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवाई है, तुमने पे किया मान लो 40,000 पूरे साल में, ठीक है। तो आपने बोला कि सर मेरी इनकम में से 40,000 माइनस कर दूं। मैं बोला पहले तो ये बता तेरी पॉलिसी कितने की है? तूने बोला मेरी पॉलिसी है 5 लाख की। मैं बोला देखो 5 लाख का 10% होता है 50,000, इससे ज़्यादा नहीं आप डिडक्शन ले सकते।
तो तुम बोलोगे अरे सर मैंने तो सिर्फ 40 भरा है। हाँ मैंने ले लो डिडक्शन, आपकी इनकम को 40,000 कम कर दो। मान लो 40 ना होके आपने 60,000 भरा होता, तो तुम्हारी इनकम में 60,000 रुपये कम करता कि 50,000 रुपये? 50,000। लोअर जो होगी उतना ही डिडक्शन मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 कम होगी, इससे ज़्यादा नहीं। डन। अभी ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जब आप जॉब करोगे तो आपकी सैलरी में से डिडक्ट हो जाता है, उसके कहते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉय। मैं जॉब पे नहीं हूँ लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि मैं प्रोविडेंट फंड में जमा करूँ पैसे, तो हमारे लिए ऑप्शन है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। क्या है? पब्लिक प्रोविडेंट। बात क्या है प्रोविडेंट फंड की ना, फिर वो नॉर्मल प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय वाला हो या पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो, डिडक्शन मिलेगा। डन। फिर आता है म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट इन ELSS म्यूचुअल फंड। क्या बोलते हैं उसे? इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। तो अगर आपको कहीं पर भी क्वेश्चन में दे दिया मिस्टर ए ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, तो जितना इन्वेस्टमेंट किया डिडक्शन मिल जाएगा। डन। मैं साथ साथ में एक अमाउंट भी लेते चलता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। मान लो प्रीमियम LIC का भरा है साल भर का 40,000, डिडक्शन मिल जाएगा। मान लो प्रोविडेंट फंड में आपने आपका पैसा इन्वेस्ट किया है 20,000, म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया है 20,000। डन। फिर क्या नाम दिया है आपको? यूलिप। यूलिप क्या है? यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। तो ये होता क्या है? देखो मान लो मैंने एक यूलिप में इन्वेस्टमेंट किया है 10,000, तो 10,000 में से 5,000 इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, 5,000 मेरा इंश्योरेंस हो जाएगा। तो ऐसा डर ही नहीं रहेगा। तुम बोलोगे सिर्फ इंश्योरेंस करवा रहे हो, इन्वेस्टमेंट का क्या? तो फिर मैं यूलिप में इन्वेस्ट करता हूँ, इससे मेरा थोड़ा पैसा इंश्योरेंस हो जाएगा, थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, दोनों का बेनिफिट मिल जाएगा। डन। आपको क्या नाम याद रखना है? यूलिप। वर्ड यूलिप ना दिया हो तो ऐसा बोला होगा, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। डन। मान लो इसमें भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया है 20,000। क्लियर है यहाँ पे? आगे गवर्नमेंट कहती है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक स्कीम है, आप उसमें इन्वेस्ट करो, या नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इतना नाम याद नहीं रहेगा तो क्या याद रखो? नाबार्ड। क्या याद रखोगे? यहाँ पर भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया है मान लो 30,000, बराबर। आगे ट्यूशन फी। अरे पेरेंट्स ही तो अपने बच्चों की ट्यूशन फी भरते होंगे कि नहीं होंगे? कॉलेज की फीस, ये क्लासेस की नहीं, कॉलेज की फीस। कॉलेज की आपको रिसिप्ट मिली है? कभी पैसा भरा है कॉलेज में? तो रिसिप्ट देखना, उस पर लिखा होगा आपकी फीस क्या बोल के लेते हैं? ट्यूशन फी बोल के लेते हैं। क्लियर है? तो ट्यूशन फी पेड अप टू कितने बच्चे? ये कहता है मेरे 4 बच्चे हैं, 4 क्या 5 हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ट्यूशन फी का जो तुम पेमेंट कर रहे हो डिडक्शन सिर्फ 2 ही बच्चों का मिलेगा। समझा? और एजुकेशन कहाँ कर रहा होगा बच्चा? इंडिया में, तो ही ट्यूशन फी का डिडक्शन मिलेगा। टी नाम से और एक आता है टर्म डिपॉजिट। इसमें याद रखना आपने टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट में पैसा जमा किया है, लेकिन कम से कम कितने साल के लिए जमा करना पड़ेगा? 5 साल। सर 3 साल के लिए चलेगा? नहीं चलेगा, डिडक्शन नहीं मिलेगा। सर मैं फिर भी 3 साल के टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, कर, कोई रोक नहीं रहा है, बट डिडक्शन नहीं मिलेगा, तुम्हारी इनकम कम नहीं होगी। डन। तो चलो, और एक था पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट। दोनों का लॉक इन पीरियड कितना है? 5 साल। अगर आप कोई टर्म डिपॉजिट में पैसा इन्वेस्ट करते हो 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 5 से नीचे ना हो तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर 5 से नीचे है तो मान लो इसमें इन्वेस्ट किया हमने 20,000। फिर आपको दिया है रीपेमेंट ऑफ होम लोन। आपने घर लिया EMI पे, पता है ना, एक फ्लैट खरीदा, EMI भर रहा हूँ मैं हर महीने। मान लो मेरी EMI है 30,000। तो EMI में 2 चीज़ें होती है, पता नहीं तुम्हें पता है क्या नहीं। EMI में एक प्रिंसिपल अमाउंट जाएगा और दूसरा क्या जाता है? इंटरेस्ट। इस तरह से आपकी EMI बनती है। मुझे यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट जो अपने भरा है ना उसका डिडक्शन मिलेगा। क्या लिखा है? रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ होम लोन। पूरी EMI नहीं, सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट। मान लो ये अमाउंट है 30,000। फिर आपने इन्वेस्टमेंट किया है
सुकन्या समृद्धि योजना किसके लिए होना चाहिए? ये फॉर अ गर्ल चाइल्ड। यहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट किया 10,000, और आप कोई सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो, ये भी है 10,000। टोटल बताओ कितना हो रहा है? 1,80,000। क्लियर है यहाँ पे? तो आपकी अगर इनकम 12 लाख है तो उसमें से कितना माफ हो जाएगा? 1,80,000 हमने कैलकुलेट किया है, बट इसकी लिमिट मैक्सिमम कितनी है? 1,50,000। आपने भले 1,80,000 इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन डिडक्शन कितना मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा? 1,50,000। तो चलो अब मैं आपको ये पूछता हूँ, तो आपको ये याद होना चाहिए। अगर ये याद है तो बस खत्म। सुना सुना सा होना चाहिए, मैंने कहा था ये बायट नहीं करना होता है। चलो सबसे पहले मौका देते हैं तुम्हें। एल स्टैंड्स फॉर व्हाट? लाइफ इंश्योरेंस। इसमें कौन कौन कवर होगा? सेल्फ, वाइफ दैट इज स्पाउस, और चिल्ड्रन। इंडिपेंडेंट हो या नॉन इंडिपेंडेंट हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और मैक्सिमम 10% का ही डिडक्शन मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तुम बताओ। पी स्टैंड्स फॉर प्रोविडेंट फंड, फिर चाहे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हो या पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो। तुम बताओ। एम स्टैंड्स फॉर, एम स्टैंड म्यूचुअल फंड। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो डिडक्शन मिलेगा। यू स्टैंड्स फॉर, यू स्टैंड्स फॉर यूलिप। पूरा गांव नहीं बोलेगा, जिसे पूछा जाए वही बोलेगा। यू स्टैंड फॉर यूलिप, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। बराबर। तुम बताओ, पीछे छुपो मत। एन स्टैंड्स फॉर, एन स्टैंड्स फॉर, हाँ तू ही, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट दैट इज एनएससी, और एक था नाबार्ड। बराबर। टी स्टैंड्स फॉर, टी स्टैंड ट्यूशन फी था, और एक क्या था? टर्म डिपॉजिट। इसमें कंडीशन क्या है? 5 साल के लिए लॉक इन पीरियड, आप 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करने चाहिए उसमें। डन। आर स्टैंड्स फॉर रीपेमेंट ऑफ होम लोन या हाउसिंग लोन। बराबर। आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट, कहाँ? सुकन्या समृद्धि योजना। और एक था सीनियर। हो गया, हो गया, खत्म। आपने कितना भी पैसा इसमें इन्वेस्ट किया हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई मना नहीं कर रहा है। डिडक्शन कितना मिलेगा? 1.5 लाख, बस 1,50,000, इससे ज़्यादा नहीं। कोई दिक्कत है? चलो फिर इसके रिगार्डिंग हम कुछ सम देख लेते हैं और चेक कर लेते हैं तुम्हें कितना समझा। ठीक है, देखो। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। आप पूछ रहे हैं कि 80C में क्या क्या डिडक्शन मिलेगा। आपको टोटल 5 आइटम दिए, बराबर। ऑफ मिस्टर भाऊ, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहा है वो, ध्यान देना। अभी लाइफ इंश्योरेंस में कौन कौन कवर्ड है? सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन, ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर। सिर्फ सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन। कोई अपने माँ बाप का लाइफ इंश्योरेंस करवाता है, वो जाएंगे तो पैसा आएगा, ऐसा होता है। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब ही क्या है? लाइफ इंश्योरेंस का मतलब क्या है? लाइफ गई तो इंश्योरेंस का प्रीमियम मिलेगा, बराबर है। तो इस वजह से गवर्नमेंट भी बहुत अच्छे हैं, समझदार है, बोलेंगे इंसान कुछ भरोसे लायक नहीं है, अपने पेरेंट्स का इंश्योरेंस करा के बैठेंगे, तो इसके लिए उसका कवर नहीं किया गया है। डन। चलो अब देखो, ऑन द लाइफ ऑफ मैरिड डॉटर, तो बच्चा है, सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन। ओन लाइफ, खुद की लाइफ पे करवा रहा है इंश्योरेंस। डिपेंडेंट सिस्टर आएगा क्या? तो सिस्टर का डिडक्शन नहीं मिलेगा। मेजर सन आएगा ना, बेटा है। मेजर मतलब क्या? वो मिलिट्री वाला नहीं, बड़ा वाला बेटा, मेजर सन, या 18 साल के ऊपर वाला बेटा। आगे मदर, तो आपका देखो डिडक्शन डॉटर के लिए, डॉटर के लिए आपने कितना पे किया है? देखो पे किया है आपने 12,000, बराबर। लेकिन आपका सम एश्योर्ड कितना था? 4 लाख का 10% से ज़्यादा डिडक्शन नहीं मिलेगा ना। 4 लाख का 10% कितना होता है?
40,000, बट आपने कितना पे किया, तो मिल जाएगा ना पूरा डिडक्शन, 40,000 तक मिलना ना, हमने तो 12 ही भरा है। उसके बाद सेल्फ के लिए भरा है कितना, 65,000। अच्छा, सम एश्योर्ड कितना था, सम एश्योर्ड कितना, 6 लाख, 6 लाख का 10% 60,000, इसने कितना भरा, डिडक्शन कितना मिलेगा, मैक्सिमम 60,000, समझा। उसके बाद सिस्टर तो होगा नहीं, मेजर सन, सन का कितना भर रहा है, यहाँ पे कुछ आपको बताया क्या, सम एश्योर्ड कितना है, नहीं, तो फिर हम पूरा ले लेंगे 40। मदर, मदर का डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो टोटल कितना आया, 1,12,000। बस ये आपको अमाउंट ढूंढनी है, मैंने कहा था ऐसा कोई सम आएगा नहीं। डन। कोई डाउट है तुम्हें, किसे, बोलो। हाँ निकाल ना, कोई, हाँ निकाल, कोई मना नहीं कर रहे हैं, डिडक्शन नहीं मिलेगा। हम क्या देख रहे हैं, तुम्हारी इनकम कितनी कम होगी, इनकम कितनी कम की जाएगी, उसमें अगर तुमने खुद का, स्पाउस का और चिल्ड्रन का प्रीमियम भरा लाइफ इंश्योरेंस, तो ही डिडक्शन मिलेगा। भरो तुम किसका भी, कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन डिडक्शन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। डिडक्शन सिर्फ इन तीनों का ही मिलेगा। ओके, चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन, अगेन एटीसी पूछा है। कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, ए पीएफ था क्या एटीसी में, है, था कि नहीं, तो जोर से बोलो, हाँ, तो इसका डिडक्शन मिलेगा। अच्छा, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, खुद से कंट्रीब्यूट कर रहा है पीएफ में, चलेगा कि दौड़ेगा, चलेगा। ये कौन सा वाला सीन था, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, खुद से कंट्रीब्यूट कर रहे, वॉलंटरी मतलब खुद से। आगे 10 ईयर वाला पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक क्यूमुलेटिव टर्म डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट था, कहाँ था, टी, ट्यूशन फी, टर्म डिपॉजिट, कम से कम कितने साल का होना चाहिए, इसने कितने साल का किया, बहुत अच्छी बात है, डिडक्शन मिलेगा। अच्छा, उसके बाद सब्सक्रिप्शन टू किसान विकास पत्र, ऐसा कोई नाम सिखाया मैंने, तो नहीं मिलेगा डिडक्शन। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम खुद की लाइफ का मिलेगा। अच्छा, वैसे तो 20 मार्च 2024, हमें तो 2023 से लेके 2024 के बीच में जो आएगा वही लेना है। ये ड्यू भी था 20 मार्च 2024 तक, लेकिन पे कब किया, इसके बाद पे किया ना, तो फिर इसका डिडक्शन इस साल में नहीं मिलेगा, अगले साल मिलेगा, तो ये भी कवर नहीं होगा। तो ये आ गया आपका प्रोविडेंट फंड, इसमें आपको 48,000 का डिडक्शन मिलेगा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसमें आपको 36,000 का डिडक्शन मिलेगा। और ये आपका हो गया टर्म डिपॉजिट, इसमें आपको 60,000 का डिडक्शन मिलेगा। टोटल कितना हुआ, 1,44,000। मैक्सिमम डिडक्शन कितना है, मैक्स आप 1,50,000 तक का बेनिफिट ले सकते हो। आपको डिडक्शन कितना मिल रहा है, 1,44,000। कौन सा अमाउंट लेंगे, 1,44,000, विच एवर इज लोअर। डन। चलो चलो चलो, नेक्स्ट देखते हैं। मिस्टर चिन्मय provides you the following particulars for the year ending 31st March 24. You are required to compute the eligible deduction under section 80C. अच्छा, इन्वेस्टमेंट इन एनएससी, ऐसा कुछ सिखाया था मैंने, एनएससी का डिडक्शन मिलेगा। हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल रीपेमेंट कर रहे हो, मिलेगा। अगर ये इंटरेस्ट होता तो नहीं मिलता। फिर आपने 60,000 लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, जिसका सम एश्योर था 7,50,000, तो इसका 10% होता है 75,000, लेकिन आप कितना भर रहे हो, उससे कम ही भर रहे हो ना, तो डिडक्शन पूरा का पूरा 60,000 मिलेगा। कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ था, क्या है पीपीएफ, मिलेगा डिडक्शन। और एनुअल, एनुअल को हम लोग बोलते हैं एन्यूटी, एन्यूटी प्रीमियम, यूलिप का बोल रहे हैं, यूलिप था क्या, तो इसका भी डिडक्शन मिल जाएगा। ट्यूशन फी था, अच्छा ध्यान देना, ट्यूशन फी 30,000 फॉर सन डूइंग बीएमएस,
बीए में यही कहीं कर रहा होगा, कुछ बोला नहीं तो इंडिया में ना। बट जो डॉटर है उसका ट्यूशन फी भर रहा है 90,000, वो कर रही है एमएस कहाँ से, तो ये डिडक्शन नहीं मिलेगा, इंडिया में पढ़ा होना चाहिए, बराबर। तो ट्यूशन फी सिर्फ 30,000 मिलेगा। चलो टोटल करते हैं, एनएससी 50,000 और होम लोन का आ गया आपका 88,000, लाइफ इंश्योरेंस आपको डिडक्शन 60,000 मिलेगा, पीपीएफ में आपने इन्वेस्टमेंट किया तो 50,000 का डिडक्शन मिलेगा, और एन्यूटी या यूलिप है, यूलिप में आपने इन्वेस्टमेंट किया है 10,000 और ट्यूशन फी का 30,000, टोटल कितना हुआ, उसने भरा कितना 2,88,000। मैक्सिमम लिमिट कितनी है, तो इसे डिडक्शन कितने का मिलेगा, डन। चलो अब देखते हैं अगला ATCCC, बड़ा सिंपल है। ATCCC मतलब एन्युटी इंश्योरेंस, याद रखना इसे पेंशन प्लान क्या बोलते हैं। मैं हर साल 40,000 रुपये भर रहा हूँ पेंशन प्लान में, मेरी एक सर्टन लिमिट एज की जब मैं रीच करूँगा तो मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं होगी, मुझे हर महीने 30,000 रुपीज़ पेंशन मिलेगी। सर ये क्या सीन है, पेंशन तो बंद हो गई यार, सुना है ना पेंशन बंद हो गया। मैं गवर्नमेंट वाली पेंशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये स्कीम है गवर्नमेंट की, कई सारी बैंक्स में ये स्कीम है। वो कहते हैं आप एक 15 साल तक हर महीने हम एक सर्टन, हर साल एक सर्टन अमाउंट भरो। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं 40,000 रुपये हर साल भर रहा हूँ 15 साल तक। 15 साल के बाद कुछ टाइम का वो लोग ड्यूरेशन लॉक रखेंगे, मान लो 5 साल और, तो 20 साल जैसे ही पूरे हो जाए, मैंने भरना कितने साल है 15 साल, लेकिन उसके बाद 5 साल रुको और जैसे ही पूरे 20 साल हो जाएंगे हर महीने मुझे क्या मिलना शुरू हो जाएगा, पेंशन। बड़ी अच्छी स्कीम है, क्योंकि बूढ़े हो जाएंगे तो काम नहीं होगा तो पैसा कहाँ से आएगा, तो इस तरह से पैसा आएगा। तो ऐसी किसी स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो यस, जितना मैं प्रीमियम भर रहा हूँ मेरी इनकम उतनी कम हो जाएगी। डन, कोई दिक्कत है यहाँ पे, तो इसमें तो है ही नहीं कुछ, खत्म। ATCCC क्या है, एन्युटी इंश्योरेंस बोलो या पेंशन प्लान बोलो। तो यहाँ पे दिया है पेंशन फंड में इन्वेस्टमेंट किया या किसी एन्युटी प्लान में किया, बट याद रखना मैक्सिमम डिडक्शन इसका भी कितना है 1 लाख। और एक चीज़ याद रखना, ATC प्लस ATCCC इसका 1,50,000 डिडक्शन अभी पड़ा था, और अभी अभी देखा ATCCC का कितना है 1,50,000। हमें लग रहा है दोनों मिला के कितना डिडक्शन मिलना चाहिए 3 लाख, नहीं, दोनों अगर दोनों जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप तो कुल मिला के टोटल लिमिट भी कितनी हो जाएगी आपकी 1,50,000। इंडिविजुअल 1,50,000, कंबाइंड भी 1,50,000। तो देखो क्या लिखा है, सेक्शन 80C एंड सेक्शन 80CCC have a combined maximum deduction limit of rupees 1,50,000. This means the total deduction you can claim under these two sections together cannot exceed rupees 1,50,000. Done. मैंने 1 लाख रुपए ATC में इन्वेस्ट किया और मैंने 60,000 रुपये ATCCC में इन्वेस्ट किया, टोटल हो गया 1,60,000। मुझे डिडक्शन कितने का मिलेगा, सिर्फ 1,50,000। तो आपका ATC भी हो गया, ATCCC भी हो गया। डन। चलो इसके रिगार्डिंग भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। मिसेस भावना हैज ए ग्रॉस टोटल इनकम 6,10,000। ये बता रही है कि इसकी इनकम ग्रॉस टोटल इनकम है 6,10,000 रुपये बिफोर डिडक्शन। अब डिडक्शंस अभी तक इसमें से कुछ भी माइनस नहीं हुए। ही नहीं, शी मेक्स द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट एवरी ईयर। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है खुद की लाइफ पे, सम एश्योर्ड 4 लाख है, इसका 10% कितना होता है, लेकिन इसने प्रीमियम कितना पे किया, डिडक्शन कितने का मिलेगा, 40,000 का डिडक्शन मिलेगा, बराबर। आगे नोटिफाइड इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, ऐसा तो सिखाया था यूलिप, बराबर।
तो ये म्यूचुअल फंड, यूनिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम, इसमें आपने 12,000 तो यूलिप आ गया या इक्विटी लिंक में आ गया, इक्विटी लिंक, इसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया 12,000। उसके बाद बोल रहे हैं ट्यूशन फी पे कर रही है 2 बच्चों का, एक का है 14,000, एक का है 26,000, कुल मिला के कितना हो गया? हाँ, तो इसमें तो कोई लिमिट नहीं है ना, ये तो ट्यूशन फी 2 बच्चों तक की लिमिट है, दोनों इंडिया में पढ़े होने चाहिए, कुछ नहीं बोला तो इंडिया में पढ़ रहे हैं, तो ट्यूशन फी का डिडक्शन मिल जाएगा 40,000। फिर डिपॉजिट इन होम लोन अकाउंट, हाँ होम लोन स्कीम में भी आपको मिल जाएगा 9,000 होम लोन। उसके बाद बोला है पेंशन LIC क्वालिफाइड 80CCC, ये तो पूरा 80C था ना, मतलब देखो अभी ये इधर ले लेता हूँ मैं, 80C में आपने इतना इन्वेस्ट किया, टोटल करो इसका कितना आ रहा है? 40, 50, 80, 1,01,000 बराबर। इतना ही नहीं, आपने 80CCC में भी इन्वेस्ट किया है, कितना? 94,000, टोटल कितना हो गया? 1,95,000, बट लिमिट कितनी है दोनों की मिला के? आपको सिर्फ 1,50,000। तो हम कह रहे हैं मिसेस भावना से कि बची हुई इनकम जो होगी उसके ऊपर टैक्स भरो, कितना आ रहा है? 4 लाख, इसके ऊपर आपको टैक्स भरना होगा। डन। कितना टैक्स भरना है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, कितनी अमाउंट पे टैक्स लगेगा हमें सिर्फ ये कैलकुलेट करके देना। डन। चलो, तो आपका 80C हो गया, 80CCC हो गया। अगला क्या था? 80D मेडिकल इंश्योरेंस। तो अभी इसे समझते हैं। देखो यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस बोल रहे हैं आपका हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम। मैं आपको हेल्थ इंश्योरेंस का वापस बताता हूँ। मैं साल में अपने लिए साल में एक ही बार मैं प्रीमियम भरता हूँ 5,000। कितना? 5,000। अब जिस दिन मैंने प्रीमियम भरा उस दिन से लेके 12 महीने तक अगर मैं बीमार होता हूँ, हॉस्पिटल में एडमिट होता हूँ कम से कम 24 घंटे के लिए, तो मेरे हॉस्पिटल का जो बिल बनेगा वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, तो मैं सेफ हो गया। बराबर। चलो, ये उसकी बात कर रहे हैं। तो हम कौन सी अमाउंट की बात कर रहे हैं? प्रीमियम जो भर रहे हैं, जो हॉस्पिटल का बिल भरा गया उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है। मैं किसका हेल्थ इंश्योरेंस करा सकता हूँ? सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन और पेरेंट्स। ऑब्वियस सी बात है ना, पेरेंट्स का तो कराना पड़ेगा। एज हो गई है तो बीमार ना पड़ जाए, तो हम चाहेंगे कि भैया इनका प्रीमियम भरें सो दैट इनको अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करें और एक साथ पूरा पैसा भी भरना ना है हमारे सर पे। तो ये होता है मेडिकल इंश्योरेंस। डन। तो देखो अब इसे समझना बहुत ट्रिकी है। किसका मेडिकल इंश्योरेंस करवा सकते हैं हम? खुद का, वाइफ का, बच्चों का और पेरेंट्स। खुद का, स्पाउस, चिल्ड्रन, इन सब का आप 5,000 कितना ही भरो, मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा? 25,000। कितना डिडक्शन मिलेगा ये समझा? पेरेंट्स का करा रहे हो तो और 25,000 मिलेगा। नहीं समझा? खुद का कराया कितना डिडक्शन? खुद के साथ वाइफ का कराया तो भी 25 का डिडक्शन। खुद का, वाइफ का और चिल्ड्रन का कराया तो भी 25,000 का डिडक्शन। क्लियर है? ध्यान दो, फोकस। लेकिन अगर इनमें से कोई भी मतलब खुद या स्पाउस सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन मतलब ओल्ड एज। कब होता है इंसान ओल्ड? 60 अबव। तो जब आप 60 साल के हो जाओगे तो आप बन जाते हो सीनियर सिटीजन। बराबर। तो यहाँ पे सेल्फ या स्पाउस। बच्चा कभी होगा क्या? हाँ, अरे आप 80 साल के हो गए तो बच्चा 60 साल का नहीं होगा, 20 साल का फर्क होगा ना। आप 85 के हो तो बच्चा 20 के ऊपर हो जाएगा, सीनियर सिटीजन होगा। अबे नहीं होगा कि होगा? हो सकता है। वो छोड़ो ना इतना मगजमारी, बच्चा है ना, 80 तक जियोगे क्या तुम? इतना दूर का सोचो भी मत। ठीक है। चलो, सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन का करा रहे हो तो कितना डिडक्शन मिलेगा? 25।
लेकिन अगर तुम सीनियर सिटीजन हो या वाइफ सीनियर सिटीजन हो गए तो ये लिमिट 25 से बढ़ के कितनी हो जाएगी? 50,000। डन? ये याद हो गया? पूछो अभी किसी से भी, एक और बार बताऊं। अच्छा, तुमने अपना खुद का लाइफ मेडिकल इंश्योरेंस करवाया, मैक्सिमम तुम्हारी इनकम कितनी कम होगी? 25,000। कितना? लेकिन मान लो तुमने सिर्फ 5,000 ही भरा है तो कितना डिडक्शन मिलेगा? 5। 10,000 भरा है, 26,000 भरा है तो 25 का डिडक्शन मिलेगा। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हो 60 साल के ऊपर और आपने भरा है 30,000 तो डिडक्शन कितना मिलेगा? 30। सीनियर सिटीजन हो जाए तो ये 25 क्या बन जाता है? 50। 25 क्या बन जाता है? मान लो आपने 40,000 भरा, आप सीनियर सिटीजन हो, 40 करेंट मतलब मान लो आप सीनियर सिटीजन हो और आपने भरा है 45,000। अमाउंट बोलो। आप सीनियर सिटीजन हो, आपने भरा है 52,000। समझ में आ गया? ठीक है। अब ये हो गया हमारा सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन। पेरेंट्स का डिडक्शन अलग से 25। पेरेंट्स है तो अलग से 25, लेकिन इसे ध्यान से पढ़ना, देखो क्या है। पेरेंट सीनियर सिटीजन है या सीनियर सिटीजन नहीं है, प्रीमियम पेड फॉर हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ योर पेरेंट if they are senior citizen मतलब एज ऑफ 60 years, या प्रीमियम पेड फॉर द हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ योर पेरेंट्स if they are below the age of 60 years of age। तो ये कवर दोनों केस में होगा। बट याद रखना, अगर वो सीनियर सिटीजन है तो कितना रिडक्शन मिलेगा? 50। अगर सीनियर सिटीजन नहीं है तो 25। समझा कि नहीं समझा? क्लियर है यहाँ पे? चलो, क्या बोला आगे? प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का भी कवरेज है। सर ये क्या होता है? अरे जाते हो कि नहीं डॉक्टर के पास क्लिनिक में, उसका भी तो खर्चा होता है ना, तो वो भी कवर है, लेकिन कितना? मैक्सिमम 5,000। डन? चलो, डिडक्शन की लिमिट क्या है? फॉर सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन। यहाँ पे याद रखना, चिल्ड्रन डिपेंडेंट होना चाहिए। LIC में डिपेंडेंट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट मेडिकल में डिपेंडेंट होना चाहिए। तो अगर सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन है तो मैक्सिमम कितना मिलेगा? 25,000। 50,000 कब होगा? इफ एनी फैमिली मेंबर इज सीनियर सिटीजन। पेरेंट्स है तो मैक्सिमम कितना डिडक्शन मिलेगा? लेकिन 50,000 कब? जब वो सीनियर सिटीजन है। क्लियर है? तो एक सिनेरियो देता हूँ। मैंने खुद का प्रीमियम भरा, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, पेरेंट्स का भरा, वो भी सीनियर सिटीजन है, टोटल कितने का डिडक्शन मिलेगा? 50,000। बराबर है। मैक्सिमम कितना? 50। क्लियर है? चलो, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है। प्रीमियम पेड फॉर सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन कितना भरा है? 20,000। प्रीमियम पे किया है पेरेंट्स का, सीनियर सिटीजन है, लेकिन उनका प्रीमियम कितना भरा है? 30। तो 20 + 30 कितना हो गया? मिलेगा ना पूरा 50,000 का डिडक्शन। मैक्सिमम 50। पेरेंट्स भी अगर आ जाए तो मैक्सिमम 50। क्लियर है यहाँ पे? चलो, इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं तो तुम्हें समझ जाएगा। अच्छा, कौन कौन कवर है इसमें? इन तीनों की लिमिट कितनी है? इनमें से कोई सीनियर सिटीजन? पेरेंट्स की लिमिट कितनी है? 25,000। और सीनियर सिटीजन हुए तो बस ये 80D पे आपको ध्यान देना है, बाकी सब तो ठीक है। अब जरा ध्यान दो। मिस्टर सचिन सीनियर सिटीजन आ गया। He made the following payment for medical premium. Compute the deduction under section 80D. Self yes कवर होगा, स्पाउस कवर होगा, सन ये भी कवर हो जाएगा, डॉटर ये भी कवर हो जाएगा, ब्रदर नहीं होगा कवर। ठीक है? तो देखो यहाँ पे कोई, ये यहाँ पे सीनियर सिटीजन है, सेल्फ का कितना भरा आपने? 15,000। बराबर। स्पाउस का कितना पे किया? इसका भी 15,000। चिल्ड्रन दोनों मिला के 5 और 5 चिल्ड्रन
10,000। आपने पे कितना किया? मैक्सिमम लिमिट कितनी? 50,000। क्यों? क्योंकि ये सीनियर सिटीजन है, तो मैक्सिमम कितना डिडक्शन मिलेगा? 50, इससे ज़्यादा नहीं। आपने कितना पे किया? डिडक्शन कितना मिलेगा? समझा? समझा? चलो, अगेन डिडक्शन ही कैन अवेल अंडर सेक्शन 80D, मेडिकल प्रीमियम भरा है। डन। सबसे पहले सेल्फ के लिए भरा, डिडक्शन मिलेगा। स्पाउस के लिए, डॉटर, ब्रदर, कोई सीनियर सिटीजन है? तो देखो, सेल्फ के लिए आपने पे किया 18,000, स्पाउस के लिए आपने पे किया 12,000, चिल्ड्रन मतलब डॉटर, उसके लिए पे किया 10,000। कितना हो गया? बताओ मुझे, मैक्सिमम लिमिट कितनी? वेरी गुड, कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 25,000 का डिडक्शन मिलेगा। इससे ज़्यादा आपकी इनकम कम नहीं हो सकती। तो कितना डिडक्शन? समझा? आगे बढ़ते हैं। मिसेस सोनी सिटीजन, एज है 66 ईयर्स, तो क्या हुआ? सीनियर सिटीजन हो गए। मेड द फॉलोइंग पेमेंट फॉर मेडिकल प्रीमियम, कंप्यूट द डिडक्शन शी कैन अवेल अंडर सेक्शन 80D। मेडिकल प्रीमियम किसका भर रहे हो? स्पाउस, सॉरी सेल्फ, फिर स्पाउस, चिल्ड्रन, भतीजा, नहीं आएगा ना ये? चलो, सेल्फ के लिए आपने पे किया 10,000, स्पाउस के लिए पे किया 10,000 और चिल्ड्रन के लिए पे किया 4,000। टोटल कितना हुआ? सीनियर सिटीजन है ना, मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा? 50,000। तो बताओ डिडक्शन कितना? विच एवर इज लोअर। डन। मिसेस रोहिणी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं, 80D का डिडक्शन कितना मिलेगा? सेल्फ 16, स्पाउस 10, चिल्ड्रन 6 और पेरेंट्स आ गए। जरा भी जरा ध्यान से समझ। कोई सीनियर सिटीजन है क्या? कौन है? कहाँ लिखा है? बिना मतलब बूढ़े कर रहा है उनको, बराबर। चलो, अब जरा ध्यान से सुनो। सेल्फ प्लस स्पाउस प्लस चिल्ड्रन, सेल्फ का 16,000, स्पाउस का 10,000 और चिल्ड्रन का 6,000। कितना पे किया टोटल? कितना? 32,000। मैक्सिमम कितना है? तो आपको डिडक्शन कितना मिलेगा? पेरेंट्स कितना पे कर रहे हैं? बराबर। मैक्स कितना डिडक्शन मिलेगा? बराबर। तो बताओ कौन सा डिडक्शन मिलेगा? 18। दोनों को मिला के 50 क्रॉस नहीं होना चाहिए, तो ये आ गया आपका 25,000, बराबर। और यहाँ पे 18,000 कितना हुआ? कितना? अरे कैलकुलेटर खरीद लिया है कि नहीं लिया है? 50। नॉनसेंस, व्हाट 50? मैं इसका टोटल पूछ रहा हूँ। $43,000। कैलकुलेटर चलाओ, हवा में मत कैलकुलेशन करो, ठीक है? चलो, 43,000, ये तो 50 से कम है ना, तो ये पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? फर्दर ये समझा कि नहीं समझा? ये कैलकुलेटर पहले रखो सामने, आलसी कहीं के। और कोई भी हवा में कैलकुलेशन नहीं करेगा। कैलकुलेटर खरीदा है तो तोड़ दो उसको। डन। चलो, मिस्टर उस्मान
मेडिकल प्रीमियम पे कर रहा है, डिडक्शन पूछ रहे हैं 80D में। मेडिकल प्रीमियम सेल्फ का 5000, स्पाउस का 15000, सन 5000, मदर पेरेंट्स आ गई है और ये सीनियर सिटीजन है। देखो सेल्फ प्लस स्पाउस प्लस चिल्ड्रन, ये 5000 सेल्फ का, 15,000 स्पाउस और 5000 चिल्ड्रन का। और रही बात पेरेंट्स, पेरेंट्स के लिए वो भी सीनियर सिटीजन है। पेड कितना किया पेरेंट्स के लिए, और यहाँ पर आपने खुद की फैमिली के लिए कितना पेड किया है, 25,000। यहाँ पर मैक्स लिमिट कितनी है, 25,000। यहाँ पर मैक्स लिमिट कितनी है, 50,000, बराबर। तो बताओ इस केस में कितना डिडक्शन, कोई भी ले लो, 25 ही है। यहाँ पे कितना डिडक्शन, सो टोटल डिडक्शन आपको मिलेगा, ये आ गया 25,000 और पेरेंट्स का 15,000। ये कुल मिला के 50 क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो ये कितना हो रहा है, 40। तो यस, आपको 40,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। डन। आगे आपका 80C हो गया, 80CCC हो गया, 80D हो गया। देखो मेडिकल के लिए जो अभी पढ़ाया मैंने, ये जो इतना कैलकुलेशन था, ये माइट भी ऑब्जेक्टिव में ऐसा है, सम में इतना स्ट्रेस नहीं आएगा। जो सम सॉल्व करेंगे उसमें इतना कॉम्प्लिकेशंस नहीं देंगे, ठीक है। चलो 80C, 80CCC, 80D हो गया। अभी 80U हैंडीकैप। देखो हैंडीकैप, ब्लाइंड हो गए, एक पैर नहीं है, हाथ नहीं है, हैंडीकैप है। अब इसमें ना आपको एक मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर, इनसे आपको ऑथोराइज जो होंगे उनसे आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है कि आप कितने % हैंडीकैप हो। ये डिडक्शन उनको ही मिलेगा जो 40% के ऊपर हैंडीकैप है। कितना, कोई अगर 25% हैंडीकैप है तो डिडक्शन मिलेगा, 40% के ऊपर है तो। अब 40% के ऊपर भी दो तरह के हैंडीकैप होंगे, नॉर्मल, सीवियर। नॉर्मल और 80% तक हो, मतलब 40 के आगे ही बात कर रहे हैं। 40% तक तो आपको डिडक्शन मिलेगा भी नहीं। अच्छा 40% से ज़्यादा बट 80% से कम हैंडीकैप हो तो सीधा सीधा आपकी इनकम 75,000 कम कर देंगे। समझा कि नहीं समझा, फोकस करो। हैंडीकैप कितने % से ज़्यादा होना चाहिए, बस 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 कितना होना चाहिए, 40% से ज़्यादा। अब यहाँ पे दो कैटेगरी आ जाएगी, नॉर्मल और सीवियर। नॉर्मल कब होगा, नॉर्मल कब होगा, 40 से 80% के बीच में। और सीवियर कब होगा, बराबर। अगर आप नॉर्मल हैंडीकैप है, जितनी भी इनकम है सीधा 75,000 माइनस करो, ना 1 रुपया कम ना 1 रुपया ज़्यादा। और अगर सीवियर हो तो सीधा 1,25,000 आपकी इनकम कम कर दो, ना 1 रुपया ज़्यादा ना 1 रुपया कम। तो अगर याद रखना 80U में जब भी आप लिखोगे तो या तो 75 या तो 1,25,000, इसके अलावा कोई और इनकम अमाउंट मत लिख देना। डन। तो जो देखते हैं डिसेबिलिटी, जो टैक्स पेयर है खुद मस्ट बी अ सर्टिफाइड एज अ हैविंग अ डिसेबिलिटी एटलीस्ट कितना %, 40% बाय अ रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल अथॉरिटी। बाजू वाले ने बोला मैं 55% हैंडीकैप है, चलेगा क्या? बाजू वाला कौन है? बाजू वाला है, डॉक्टर बोलना चाहिए कि आप 40% से ज़्यादा हैंडीकैप हो। क्या दिक्कत हो रही है वहाँ पे, क्या हो रहा है, वो क्यों डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो? अमाउंट ऑफ डिडक्शन, कितना डिडक्शन मिलेगा? बेसिक डिडक्शन 75,000 आपकी इनकम कम हो जाएगी अगर आप 40 to 79, मैंने बोला था ना 80% तक, 80% नहीं 80% तक मतलब 79%। और अगर आप 80% से ज़्यादा हैंडीकैप हो तो कितना डिडक्शन मिलेगा? 1,25,000। की पॉइंट्स देखो, द डिसेबिलिटी मस्ट बी सर्टिफाइड बाय अ मेडिकल अथॉरिटी, द डिडक्शन अवेलेबल फॉर सेल्फ, नो नीड टू प्रोवाइड प्रूफ फॉर एक्सपेंस।
मैंने 50,000 खर्चा किया है। अरे हमको नहीं जानना है कितना खर्चा किया, आपको सीधा 75,000 माफ़ करेंगे। अरे मैं तो बहुत ज़्यादा सीवियर हैंडीकैप हूँ, दिखा सर्टिफिकेट, हाँ 83% हैंडीकैप है, तो ले 1,25,000 माइनस करते हैं, डन। कोई दिक्कत है यहाँ पे? चलो, इसी के साथ डिपेंडेंट हैंडीकैप ले लेते हैं। दोनों का रूल सेम है, दोनों का रूल, बस वहाँ पे एटीयू में खुद हैंडीकैप हो और यहाँ पर आपके फैमिली मेंबर में कोई हैंडीकैप हो, स्पाउस, चिल्ड्रन, बराबर, या कोई जिसके आप गार्डियन हो, जिसका आप टेक केयर कर रहे हो, वो भी इंक्लूड होता है। तो दोनों की लिमिट, अगर वो देखो यहाँ पे पहले खुद हैंडीकैप था एटीयू, अब किसकी बात हो रही है? कोई डिपेंडेंट की। तो ऐसा मान लो उसका बच्चा या कोई वाइफ या कोई भी उसका ब्लड रिलेशन वाला अगर हैंडीकैप है और इसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो अगर वो नॉर्मल हैंडीकैप है 40% से ज़्यादा, तो उसे उसकी भी 1,25,000 आपको डिडक्शन मिलेगी, उसका भी 75,000 आपको डिडक्शन मिलेगा। अगर वो सीवियर हैंडीकैप है तो उसका भी आपको 1,25,000 का डिडक्शन मिलेगा, डन। चलो, एक्सपेंसेस ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट, कॉस्ट इनकर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अ डिपेंडेंट विद अ डिसेबिलिटी। ऐसा कोई पर्सन जो आपका ब्लड रिलेशन वाला है, डिसेबल है, और उसका आप ट्रीटमेंट का खर्चा उठा रहे हो, इंश्योरेंस प्रीमियम भले आप उसका भर रहे हो, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन मस्ट बी एक रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल अथॉरिटी से मिलना चाहिए। अगर फॉर डिपेंडेंट विद डिसेबिलिटी 40 to 79% कितना डिडक्शन मिलेगा, और अगर डिपेंडेंट सीवियर है 80% से ज़्यादा तो 1,25,000 का डिडक्शन मिल जाएगा, डन। चलो, यहाँ तक पहुँचे ही हैं तो थोड़ा फ्लैशबैक ले लेते हैं एटीसी का। एटीसी में शॉर्टकट क्या याद कराया था? एलपी मंत्री, डन। बोलो एक एक करके क्या था, एक एक करके जोर से बोलो, जोर से बोलो, हाँ ठीक है। ठहरो, आ रहा हूँ तुम्हारे पास, हाँ। टर्म डिपॉजिट, समृद्धि योजना, और सीनियर सिटीजन एक था। हाँ, तुम कुछ बोल रहे थे, प्लीज स्टैंड अप। नहीं, तुमने भी बोले, जब मैं इससे पूछा तुम बोले, तुमसे भी पूछ लेते। सुनो, तो मुझे बताओ लाइफ इंश्योरेंस में कौन कौन कवर होगा? सीधा वाइफ पे क्यों आती है? सेल्फ पे बोलो। ओन वाइफ और चिल्ड्रन, वाइफ ओन ही होती है ना, बाजू, हाँ, बाजू वाले की किसी की वाइफ का प्रीमियम भर रहे हो तो वो मत ले लेना। सेल्फ, अच्छा, इसकी अरे बस बस बस, लेक्चर के बाद आराम से उसको घर लेके जाके बात करें, सीधे बैठ। हाँ, मैक्सिमम डिडक्शन मैक्सिमम 10%, ठीक है। और भी कोई बोल रहा था बीच में, हाँ तुम बोल रही थी, नहीं मैंने सुना। तो बताओ मुझे, प्रोविडेंट फंड में कौन से प्रोविडेंट फंड? ओन और बाजू वाले का पब्लिक यानी एम्प्लॉय, बराबर। अच्छा, टी कौन बोल रहा था? हाँ तुम, ब्लैक शर्ट, हाँ। टी में क्या क्या था? ट्यूशन फी और आगे क्या? ट्यूशन फी और टर्म डिपॉजिट। हाँ, ट्यूशन फी की कंडीशन बता। हाँ, ट्यूशन फी चिल्ड्रन 2, और एक कंडीशन थी ट्यूशन फी में, नहीं, इंडिया में पढ़नी चाहिए। और टर्म डिपॉजिट की कंडीशन क्या थी? गाली दे रहा है? 5% कहाँ बोला? 5 years। तुम बाजू वाला बहुत खुश हो रहा है, तू मुझे बता
ये रीपेमेंट ऑफ होम लोन में क्या कंडीशन थी? इंटरेस्ट नहीं, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट। क्लियर है? चलो तुम बताओ 80CCC क्या था ये? हाँ नहीं, एन्युटी इंश्योरेंस, पेंशन प्लान। इसकी लिमिट क्या मैक्सिमम? 1,50,000। और 80C की लिमिट क्या थी? 1,50,000। दोनों की मिला के कंबाइंड 80D क्या था? मेडिकल, मेडिकल, मेडिकल इंश्योरेंस। कौन कौन कवर होता है? डिपेंडेंट चिल्ड्रन और पेरेंट। सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन का लिमिट कितना है? अगर इनमें से कोई सीनियर सिटीजन हुआ तो पेरेंट्स का लिमिट कितना है? डिडक्शन का लिमिट है 25। अगर पेरेंट सीनियर सिटीजन हुए तो? और टोटल अमाउंट कितने से क्रॉस नहीं होनी चाहिए? हो गया। फिर उसके बाद था 80U हैंडीकैप एसएससी। तुम बोलो हैंडीकैप एसएससी के बारे में। 80U तुम, अरे क्या गया? बेसिक में 40% से 79% के बीच में हैंडीकैप होना चाहिए और सीनियर में 80%। हाँ तो क्या होगा? शादी कराएंगे उसकी। फिर 40 से 79 के बीच में 75,000 का डिडक्शन मिलेगा। और उसमें 1 लाख उसमें किसमें? 80+। 80% और 40 से नीचे रहा तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। बाजू वाला बोलना चाहिए कि ये हैंडीकैप है। कौन खुद बोलना चाहिए? डॉक्टर के थ्रू अप्रूव, ऑथराइज डॉक्टर के थ्रू ये सर्टिफिकेट मिला होना चाहिए। डन। चलो 80U हो गया। 80U के बाद क्या था? 80DD डिपेंडेंट हैंडीकैप। कौन कवर होगा इसमें? वाइफ, सेल्फ या कोई ब्लड रिलेशन वाला। ठीक है, जिसका आप जिस वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप उसका खर्चा पे कर रहे हो। अब ज्यादा ध्यान दो। क्या हो बेटा? तो मुझे बताओ डिपेंडेंट हैंडीकैप है, नॉर्मल हैंडीकैप है 40 to 79 के बीच में। मैंने उसका खर्चा किया 50,000। डिडक्शन कितना है? क्यों? क्या बोले समझा नहीं, मैं बताता हूँ। मैं 80DD की बात कर रहा हूँ, बराबर। नॉर्मल हैंडीकैप है, यहाँ पे बोलते 75,000 इनकम आपकी कम हो जाएगी। मैंने लेकिन उसके लिए खर्चा सिर्फ 50,000 किया है, तो 50,000 ही मैंने अभी बोला था तुम्हें। 80U और 80DD जो मर्जी हो जाए, या तो 75,000 या तो 1,25,000, दोनों केस में इससे ना कम न ज्यादा। तो 50,000 का है बोल रही हो? 75,000। समझा? चलो तो इसके रिगार्डिंग कुछ सम देखते हैं। मिस्टर चिंटू इज सफरिंग फ्रॉम परमानेंट फिजिकल हैंडीकैप, डिसेबिलिटी एट द रेट 50%। कौन सी रेंज में आ रहा है? 75 नॉर्मल रेंज है। ही सबमिट द फॉलोइंग पर्टिकुलर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। सैलरी मिल रहा है इसको टिस्को से 1,28,800। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है 42,200। और ये गैम्बलिंग विम्बलिंग करके अदर सोर्स से मिल रहा है 50। इसकी टोटल इनकम कितनी हुई ग्रॉस? 2 लाख। इसको डिडक्शन कितना मिलेगा? 80U में 75, तो बची कितनी इनकम? 1,46,000। ये हो गई आपकी टैक्सेबल इनकम। समझा? तो यहाँ पे कोई सोचने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल हैंडीकैप तो 75,000 इनकम कम, सीवियर हैंडीकैप तो 1,25,000 कम। डन? क्या बेटा?
आगे, मिस रानी ब्लैक, अ रेसिडेंट इंडियन, इज सफरिंग फ्रॉम 60% ब्लाइंडनेस. कौन सी रेंज में आ रहा है? 70, क्या बोला, 75,000 के डिडक्शन की रेंज में. शी सबमिट्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स. ये 31 मार्च 2024 है. तो सैलरी से मिल रहा है, लो यहीं पे करते हैं. सैलरी से मिल रहा है, गवर्नमेंट, अच्छा गवर्नमेंट सिक्योरिटी से आपको जो मिले, अदर सोर्स, मैंने आपको बताया भी था, गवर्नमेंट से कुछ भी मिले माफ, सिवाय दो चीज. वन इंटरेस्ट, सेकंड इंटरेस्ट. दोनों इंटरेस्ट है. कौन सा इंटरेस्ट? इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड. इस पे टैक्स लगेगा. गवर्नमेंट से कुछ भी मिले तो माफ, उसके ऊपर टैक्स नहीं, सिवाय दो चीज, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड. इस पे टैक्स लगेगा. तो ये तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी से मिल रहा है, टैक्स लगेगा. कैपिटल गेन हुआ 10,000, वैसे इसका टैक्स रेट अलग है 15%, बट फिलहाल वो सब मत सोचो. इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट से मिल रहा है. टोटल कितना हुआ? क्विक, 269. रिडक्शन कितने का मिलेगा? 75,000. कम कर दो, 94. ये हो गई उसकी टैक्सेबल इनकम. डन. चलो, मिस्टर साजन, अ मेंटली रिटार्ड पर्सन, 85%, तो 1,25,000 का रिडक्शन मिलेगा. ही अर्न द फॉलोइंग इनकम 31 मार्च 24. शेयर फ्रॉम को ओनर, मतलब हाउस प्रॉपर्टी की इनकम. सेविंग बैंक इंटरेस्ट, अभी तक मैं यहाँ पे पहुंचा नहीं हूँ, ये वाला डिडक्शन अभी तक सिखाया नहीं है, फिलहाल हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे उसका. बाद में जब सेविंग बैंक ADTTA में आएंगे तो वापस सम पे आके इसको रेक्टिफाई भी करेंगे. फिलहाल जो सीखा है उसके हिसाब से. सेविंग बैंक इंटरेस्ट से आप 18,000 कमा रहे हो. एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स नहीं लगता है, याद रखना. इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स नहीं है. तो बताओ टोटल कितना हुआ? 2,18,000. और ये रिडक्शन मिलेगा इसे 80U 1,25,000. ये हो गई उसकी टैक्सेबल इनकम. डन. जब मैं ADTTA सिखाऊंगा क्वेश्चन नंबर 12 में वापस से एक बार आएंगे. किस वजह से आएंगे? सेविंग बैंक इंटरेस्ट के लिए. ठीक है, चलो अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन लोन. देखो, हायर एजुकेशन 12th स्टैंडर्ड के बाद की पढ़ाई महंगी होती है. डॉक्टर बनाना चाहते हैं, ये अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाह रहा है, तो इसने बैंक से लोन लिया, तो ऑब्वियस सी बात है. ऐसे लोन इसकी सिस्टम पता क्या होता है? जब आप एजुकेशन लोन लेते हो, मान लो आपकी पढ़ाई को लगेंगे 4 साल, तो बैंक बोलती है लो आपको 20 लाख चाहिए, ये लो 20 लाख. तो 4 साल की पढ़ाई है, जब 4 साल तक मत भरो पैसा, लेकिन इंटरेस्ट भरो. गवर्नमेंट बैंक पागल नहीं है जो लोन देके भूल जाएगी. वो बोलेंगे इंटरेस्ट तो भरना पड़ेगा, मुद्दल मत भरो. जैसे ही 4 साल हो जाएगा, बेटा नौकरी पे चढ़ेगा, तो बोलो उसको EMI भरना है. ये होता है एजुकेशन लोन. क्लियर है यहाँ पे? तो अभी जो तुम इंटरेस्ट भर रहे हो ना, तो आपकी इनकम में उतना अमाउंट कम कर देंगे. जितना भी इंटरेस्ट भरा होगा पूरे साल में पूरा माफ हो जाएगा. कौन सा लोन का इंटरेस्ट? एजुकेशन लोन. पर्सनल लोन वो मत ले लेना. कौन सा लोन? एजुकेशन लोन. तो जितना इंटरेस्ट भर रहे हो उसका डिडक्शन मिलेगा. क्लियर है यहाँ पे? सर पढ़ाई पूरी हो गई, जॉब पे लग गए, अब इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं, उसमें भी तो इंटरेस्ट जा रहा है, डिडक्शन मिलेगा? मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा 8 साल तक. कितना? 8 साल तक डिडक्शन मिलेगा. सर हमारा तो पेमेंट 8 साल से पहले हो गया, तो अच्छी बात है, 8 साल तक आपको डिडक्शन मिलेगा, उससे बाद नहीं. तो चलो पढ़ते. इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन लोन डिडक्शन आइटम क्या है? इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फॉर परस्यूइंग हायर एजुकेशन. लोन का पर्पस क्या है? लोन मस्ट बी टेकन फॉर हायर एजुकेशन. किसका? खुद का
स्पाउस का, चिल्ड्रन का, या वो स्टूडेंट जो आपका लीगल मतलब आप जिसके लीगल गार्डियन हो, उसके एजुकेशन का भी आपको डिडक्शन मिलेगा। अप्रूव इंस्टीट्यूशन से लिया होना चाहिए लोन। द लोन मस्ट बी टेकन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन। बाजू वाले से ब्याज पे पैसा उठाया है वो नहीं चलेगा। आपका ये लोन किसी अप्रूव एजुकेशन अप्रूव ऑर्गेनाइजेशन या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही लिया होना चाहिए। एलिजिबिलिटी पीरियड, द डिडक्शन इज अवेलेबल फॉर मैक्सिमम ऑफ 8 years या तो until the interest is paid, whichever is earlier. Key points, only the interest component of loan is deductible. प्रिंसिपल अमाउंट नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट, क्योंकि 80E का नाम ही क्या है, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन। तो इंटरेस्ट ही जो होगा उसका ही डिडक्शन मिलेगा। The loan can be for any course that is recognized by the government or approved institution. कोई भी कोर्स, कोई दिक्कत नहीं है। सर फॉरेन में जाके पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। फॉरेन में जाके एजुकेशन, हायर एजुकेशन कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, ये ट्यूशन फी की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन लोन। समझा? तो चलो Miss Chandrakanta, a resident Indian, submit the following particulars for the year 31st March 2024. इसका सैलरी था 6,06,000 और इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन लोन पे किया 25। तो आपकी इनकम दैट इज सैलरी हुई है 6,06,000, इसमें से 25,000 का डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E माइनस हो जाएगा, तो कितना आया, इतनी हो गई आपकी टैक्सेबल इनकम। जितना इंटरेस्ट भरा उतनी आपकी इनकम कम कर दी जाएगी। डन? कोई दिक्कत? हाँ, जो आगे बढ़ लो। लास्ट पार्ट 80 TTA, सेविंग बैंक इंटरेस्ट। ध्यान देना, अभी इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। अब जरा ध्यान देना, ये मेरा एक बैंक अकाउंट है नेशनलाइज बैंक में, HDFC, ICICI। एक मेरा अकाउंट है कोऑपरेटिव बैंक में, आप बुद्धि और नाम ले लो, आप कोऑपरेटिव बैंक है। और एक मेरा सेविंग अकाउंट पोस्ट ऑफिस में भी है। पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट होता है क्या? होता है, ठीक है। ये जो ओल्ड एज वाले हैं, ये ज़्यादातर पोस्ट ऑफिस में क्यों दिखते हैं तुम्हें? यही चक्करों में। सेविंग अकाउंट, उनको भरोसा ही नहीं है बाकी के बैंक्स पे। सच में वो लोग कभी भी पैसा अपना रखेंगे तो पोस्ट ऑफिस में रखेंगे। मालूम है, डूबेगा कैसे? पोस्ट ऑफिस गवर्नमेंट का है ना, तो उनको डर रहता है कि भैया किसी बैंक में अभी 2-4 बैंकें बंद हुई है, अच्छों के पैसे डूब गए उसके अंदर, बराबर। तो इस तरह से वो लोग सेविंग अकाउंट पोस्ट ऑफिस में रखते हैं। चलो, कहीं पर भी हो, कौन सा अकाउंट होना चाहिए? मैंने फिक्स्ड डिपॉजिट बोला? क्या मैंने रिकरिंग डिपॉजिट बोला? मैंने क्या नाम लिया? सिर्फ सेविंग बैंक अकाउंट। मेरा पैसा पड़ा है उसमें, मुझे इंटरेस्ट मिलेगा ना। सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट मिलता है, पता है, बहुत नॉमिनल है लेकिन ठीक है, मिलता है। क्यों ये इंटरेस्ट देते हैं पता है बैंक वाले? सो दैट लोगों में सेविंग हैबिट जनरेट हो। तो ये बस हैबिट जनरेट करने के लिए सेविंग अकाउंट का ज़्यादा पुश करते हैं। अभी वो कोई स्कीम निकाली थी मोदी गवर्नमेंट ने, तो लोगों ने दबादब अपने सेविंग अकाउंट ओपन किए थे। तरीके है बस, तुम्हारा पैसा तुम्हारे बैंक अकाउंट में रहे तो पता चले, ब्लैक मनी ना रखें, बैंकों में पैसा वो जो भी है, जो भी। तो सेविंग बैंक में पैसा रखने से आपको इंटरेस्ट मिलेगी। तुम बोलोगे ये एक तरफ से इंटरेस्ट कमा रहे, दूसरी तरफ से गवर्नमेंट टैक्स मांग लेगी। गवर्नमेंट बोलती है हम ऐसे भी इतने दरिंदे नहीं हैं, जब 10,000 माफ़ किया। कितना? 10,000 माफ़ किया। बाकी अगर इसके ऊपर आपने अगर इंटरेस्ट कमाया तो आप पैसे वाले हो, बहुत ज़्यादा भरो टैक्स। क्योंकि मान लो अगर 1%, 1.2% आपको सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट मिल रहा है, जरा 1 लाख का निकालो 1%, शर्म आनी चाहिए, कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हो। 1000 बराबर 1 लाख पे आपको इंटरेस्ट कितना मिला? 1000। तो अगर 10,000 का इंटरेस्ट कमाना है तो आपके अकाउंट में कितना बड़ा होना चाहिए? 10 लाख। गरीब हो आप? गरीब हो क्या? वाह,
10 लाख रुपया सेविंग बैंक में रख रहे हो और गरीब हो, तो भाई हाँ, तो गवर्नमेंट भी समझदार है। गवर्नमेंट बोलती है जाओ 10,000 तक अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है सेविंग अकाउंट तक, उतना माफ करेंगे। उससे ज़्यादा अगर आपके अकाउंट में है, तो अगर आप उससे ज़्यादा इंटरेस्ट कमा रहे हो तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ, मान ले मेरे सेविंग बैंक अकाउंट से मुझे 11,000 रुपया इंटरेस्ट आया, क्या पूरा माफ़ हो जाएगा कि मुझे कुछ टैक्स भरना पड़ेगा? कौन सी अमाउंट पे? वेरी गुड, 11,000 मैंने इंटरेस्ट कमाया, 10,000 माफ, तो 1,000 जो ऊपर है उसके ऊपर तो मुझे टैक्स भरना पड़ेगा। समझा? मान ले 9,000 रुपये में 9,000 रुपये मुझे इंटरेस्ट मिला है, कितना माफ होगा ये पूछ रहा हूँ। नहीं, मेरा सवाल अलग है, तेरा जवाब अलग है। टैक्स ही नहीं लगेगा ये नहीं पूछा मैंने, पूछा 9,000 मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, लिमिट 10,000 की है, 9,000 अगर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है तो माफ कितना होगा? हाँ, अरे बोलता क्यों नहीं है? 9,000 माफ होगा कि 10,000 माफ होगा? 9,000 जितना मिला उतना ही माफ होगा ना। अगर 10 से कम कमा रहे हो इंटरेस्ट तो जितना मिल रहा पूरा माफ हो जाएगा। नहीं तो ऐसा मत करना, 9,000 माइनस 10,000 आउटर में -1,000, ऐसा कुछ मत कर देना, ठीक है? चलो, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट विद बैंक हो या पोस्ट ऑफिस हो या कोऑपरेटिव बैंक का इंटरेस्ट, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मिल रहा है। मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा? 10,000 फाइनेंशियल ईयर, एक साल का डिडक्शन 10,000। एलिजिबिलिटी क्या है? द डिडक्शन इज अवेलेबल फॉर इंडिविजुअल टैक्स पेवर या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इतना स्ट्रेस मत लो, इसके रिगार्डिंग आपको बहुत रेयर केस में पूछा जाता है। बस आपको याद रखना है कि इंटरेस्ट ऑन TTA कितना माफ हो जाएगा? 10,000। इट अप्लाइज टू सेविंग अकाउंट, नॉट फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग। फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट मिल रहा है वो मत ले लेना, रिकरिंग का इंटरेस्ट मिल रहा है वो नहीं, सिर्फ सेविंग बैंक अकाउंट। की पॉइंट, द प्रिंसिपल अमाउंट मतलब कितना मिलेगा? तो मैक्सिमम डिडक्शन 10,000 रिगार्डलेस टू दी टोटल इंटरेस्ट अर्न। कितना कमा रहे हो हमें उससे मतलब 10,000 ही माफ होगा। टाइप ऑफ अकाउंट, द डिडक्शन अप्लाइज ओनली टू सेविंग अकाउंट। आपके सारे डिडक्शन हो गए खत्म, इससे ज़्यादा डिडक्शन आपको आपके सिलेबस में नहीं। वैसे और भी है बट तुम्हारे सिलेबस में इतना। चलो देखते हैं। मिस्टर दिलखुश हैज अर्न द फॉलोइंग इनकम फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 24। ध्यान दो, सैलरी से मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक की पॉइंट समझाने वाला हूँ मैं, इंटरेस्ट ऑन NSC का, ठीक है? मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 12 में वापस जाएंगे हम। आपको मिला है सेविंग बैंक इंटरेस्ट, बराबर ना? इसका डिडक्शन तो 80 TTA में मिलता है। मैक्सिमम कितना? इसको मिला कितना? तो डिडक्शन कितना हो जाएगा? टैक्सेबल इनकम ये 83,000। समझ में आया? चलो आगे। आंखें बंद करके जवाब देते हो तुम लोग। अब इसे जरा ध्यान से समझना। अब ये फुल फ्लेज चालू हो गया अपना, क्योंकि सारे डिडक्शन खत्म किए। सैलरी से मिल रहा है आपको 8 लाख। अच्छा, इंटरेस्ट कमा रहे हो, डिविडेंड कमा रहे हो, फिर इंटरेस्ट कमा रहे हो, ये सारी इनकम कौन सी होती है? अदर सोर्स, सिखाया था ना? तो अदर सोर्स में आपको मिल रहा है NSC का इंटरेस्ट 95,000। डिविडेंड फॉरेन कंपनी से कमा रहे हो, अब चाहे फॉरेन से कमाओ इंडिया से कमाओ, दोनों डिविडेंड पे टैक्स लगता है। और सेविंग बैंक का इंटरेस्ट मिला है 15,000, ठीक है? तो आपकी ये अदर सोर्स इनकम हो गई कितनी? 1,15,000। आगे, he paid interest 30,000 on loan taken from bank for higher education of wife। वाइफ के लिए लिए चलेगा ना? दौड़ेगा? चलो, तो इसकी इनकम कितनी हुई पहले बताओ मुझे, बराबर? पहले तो मैं ये हायर एजुकेशन का सेक्शन क्या था?
80E जितना इंटरेस्ट भरा है पूरा डिडक्शन, फिर सेविंग बैंक का 80 TTA, बराबर ना, मैक्सिमम कितना माफ होगा। अब आते हैं NSC। ये NSC कहाँ सुना था तुमने? और नाबार्ड में सुना था। 80C ये सही जवाब है, 80C में सुना था। अच्छा वो क्या था पता? NSC में इन्वेस्टमेंट करना। 80C का नाम क्या था? स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट। क्या था वो? स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी। और ये इन्वेस्टमेंट है क्या बताओ? ये क्या है? देखिए इसमें एक फंडा याद रखो, NSC का जो इंटरेस्ट होता है वो भी वापस से री इन्वेस्ट हो जाता है। NSC का इंटरेस्ट आपने कमाया, वो आपको बोलेंगे आपका NSC का इंटरेस्ट 95,000 बना, और ये 95,000 री इन्वेस्ट हो जाता है। लॉक इन पीरियड जो आप 5 साल के लिए जमा करोगे तो 5 साल के बाद पूरा मुद्दल और इंटरेस्ट जो भी एक्यूमुलेटेड है पूरा एक साथ मिलता है। इस साल मिला क्या? इस वजह से री इन्वेस्ट हो गया, तो मतलब इन्वेस्टमेंट ही हो गया ना एक तरह से। तो बस ये NSC का इंटरेस्ट का याद रखना है। तो ये अदर सोर्स किधर गया? हाँ, है तो ये अदर सोर्स, बट डिडक्शन मिलेगा क्योंकि ये री इन्वेस्ट होता है। तो 80C में भी आपको डिडक्शन मिलेगा 95,000 का। ये टोटल कितना हुआ? क्या? 1,35,000 माइनस करो 9,15,000 में से 7 लाख, ये हो गई आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम। तो आगे जो हम कंप्यूटेशन वाला टॉपिक सीखने वाले हैं उसमें यही काम करने वाले हैं, कौन से सोर्सेज से इनकम कमाया, बराबर, और कहाँ का डिडक्शन मिलेगा, ये कैलकुलेट करके देना है। तो आ गया ना, सैलरी अलग से सिखाया था, अदर सोर्स अलग से सिखाया था, कंबाइंड होके सम आएगा। ठीक है, चलो तो ये हो गया आपका 14। यहाँ चलते हैं। अब आप लोग मुझे, मैं रीड करूंगा, आप मुझे बताओगे कौन से टाइप की इनकम है। ठीक है। मिस्टर उर्मिल डिटरमाइन हिज नेट इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। सैलरी फ्रॉम पब्लिशिंग हाउस, कौन सी टाइप की इनकम है? वेरी गुड, ये तो पढ़ा ही नहीं ना, ये तो सैलरी की हो गई। हाँ, हाउस दिखा तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। वो कौन सा था? पब्लिशिंग हाउस, ये प्रिंट मीडिया, ये सब क्या मिल रहा है वहां से आपको? सैलरी। तो ये सैलरी की इनकम है। कैश अवार्ड रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट, मैंने क्या कहा था? गवर्नमेंट से कुछ भी मिले तो, बट ये जो कैश रिवॉर्ड है ना, वैसे इसकी कैटेगराइज तो बहुत अलग है। फिलहाल हम लोग उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, हम यही मानेंगे गवर्नमेंट से कुछ भी मिले तो माफ। तो ये तो माफ हो गई, बराबर। आगे इंटरेस्ट मिल रहा है डिबेंचर में, कौन सी टाइप की इनकम है? अदर इनकम नहीं बेटा, अदर सोर्स। डिविडेंड मिल रहा है फॉरेन कंपनी से, इंटरेस्ट मिल रहा है सेविंग अकाउंट पे। इनकम बता, मैंने डिडक्शन पूछा ही नहीं अभी तक। ये कौन सी इनकम है? अदर। ये सैलरी और 3 अदर सोर्स है। अब मुझे बताओ कहीं पर भी कोई डिडक्शन दिखाई दे रहा है? डिडक्शन दिखाई दे रहा है, कौन सा? सेविंग बैंक का 80 TTA, बराबर। तो देखो अभी सैलरी से कमा रहे हैं 66,000, अदर सोर्स में कैश अवार्ड तो गया 20,000 का, डिबेंचर का इंटरेस्ट 1,800 का, डिविडेंड और 9,000 का इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। कितना आया? कुछ भी 30,600, 30,800। तो 2 टाइप की इनकम है, इसका टोटल कितना हुआ? ये हो गई आपकी ग्रॉस टोटल इनकम। डिडक्शन एक ही है 80 TTA, बराबर। मैक्सिमम कितना माफ हो जाएगा? 10,000, लेकिन इसको मिला ही कितना है? तो 9,000 माइनस हो जाएगा, समझा? चलो आगे बढ़ते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी से मिला है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है,
विनिंग फ्रॉम लॉटरी अदर सोर्स है, इंटरेस्ट मिल रहा है अदर सोर्स है, बट ये सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है तो डिडक्शन किस में मिलेगा, ATTTA, बराबर। तो आपका सैलरी से मिला है आपको 1 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से आपको मिला है 50,000, अदर सोर्स में दो तरह से मिला है, लॉटरी का 25 और इंटरेस्ट ऑन सेविंग का 12, तो ये हो गया 37। तो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम हुई 187। डन। इसमें आपको डिडक्शन किसका मिल जाएगा, ATTTA का। मिला तो आपको 12 है लेकिन डिडक्शन कितना मिलेगा, 10। तो टोटल टैक्सेबल इनकम हुई, समझ रहा है। देखो ये मैं आपको बहुत ही रफ तरीके से बता रहा हूँ, बट हम कंपटीशन करेंगे तो बहुत तरीके से सिस्टमैटिक फॉर्मेट बना के करेंगे हम लोग, ठीक है, टेबल बना के सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट बोला है मिस मैरी वाइट, अ रेसिडेंट इंडियन, इज सफरिंग फ्रॉम 80% ब्लाइंडनेस। क्या होगा इससे, कौन सा सेक्शन, क्या बोला बेटा, 80 कुछ तो बोला तूने, क्या बोला, ATTD। डिपेंडेंट थोड़ी है, तो खुद है ना, तो कितना डिडक्शन मिलेगा। उसके आगे बोला है शी सबमिट द फॉलोइंग पर्टिकुलर फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। आगे सैलरी से मिला 21, अदर सोर्स से मिला 38, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से मिल रहा है 1000, इन्वेस्टमेंट किया है, ये इन्वेस्टमेंट बोर्ड दिया, इंटरेस्ट नहीं बोला है, इन्वेस्टमेंट किया है तो क्या कहाँ आएगा, ये TC में आएगा सीधा। फिर आपको इंटरेस्ट मिला है, अरे बंद ही हो गया, तो देखो आपकी इनकम 40 थी, आपकी इनकम कितनी थी 40, डिडक्शन अभी भी 125 लेना है, तो भैया आंसर आपका टोटल कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा। अभी ये हो गया थोड़ा चार्ज, अब बहुत फास्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 21,000, 38,000 अदर सोर्स, कैपिटल गेन 1,000 और 2,000 का इंटरेस्ट, ये टोटल आ गया 62,000, बराबर। इसमें डिडक्शन ATC का मिलेगा 20,000 प्लस 2,000, तो ये आ गया 22,000 माफ हो जाएगा। और ये ATU का कितना डिडक्शन है, ATU का डिडक्शन कितना है 125, बट ये 62 है सिर्फ और ये ज़्यादा है, तो आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम हो गई नील, लिखना होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, तुम लोग भी बोल रहे हो ना क्यों चार्ज हो गया ये, है ना, मैं और तुमको 2 मिनट रुका के सम लेता हूँ। भूख लग रहा है, चलो सबको चाय पिलाएंगे, 2 ही तो सम बचे हैं। तुमको तकलीफ, जाओ जाओ तुम बेटा, जाओ जाओ, सच में जाओ। हाँ तुमको भूख लग रही है ना, तो उससे चिल्लाई जा रही हो। चलो 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 चलो, अरे ये यहीं पे सॉल्व कर देंगे, ऐसा कोई सम तो नहीं आ रहा है, चलो देखते हैं क्या है। ओके, क्वेश्चन 18, फोकस। मिस्टर मुंगेरी लाल is the purchaser, sorry, is the purchase manager of Warner Vanaspati Private Limited. His net taxable income under the head salary से 1,36,000 मिल रहा है, तो भाई ठीक है, सैलरी से 1,36,000 कमाया। पर्टिकुलर्स फॉर अदर इनकम, इनकम फ्रॉम यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, क्या बोला है, इनकम, तो ये अदर सोर्स हो गई, उससे आप कमा रहे हो 4,000। फिर आपको इनकम फ्रॉम कंपनी डिपॉजिट स्कीम से मिल रहा है, ये भी अदर सोर्स है। फिर आपको डिविडेंड इंडियन कंपनी से मिल रहा है, डिविडेंड फॉरेन कंपनी से मिल रहा है 4,000, 2,000, ये भी आपका अदर सोर्स इनकम है।
फिर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है पीपीएफ विद एसबीआई, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, गवर्नमेंट सेक्टर से मिल रहा है, तो ये डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो माफ है, सॉरी ये इनकम नहीं होगी, ये माफ हो गया। फिक्स डिपॉजिट बैंक ऑफ इंडिया से इंटरेस्ट मिल रहा है, हाँ ये अदर सोर्स इनकम है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मैंने कहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रहेगा तो ये टैक्सेबल है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन है, ये इनकम नहीं है, कंट्रीब्यूशन मतलब इन्वेस्टमेंट कहाँ किया है, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस, और कहाँ डिडक्शन मिल रहा है, इसको तो लास्ट में देखेंगे। आगे डिपॉजिट किया है, ये भी आपका इन्वेस्टमेंट ही हो रहा है ना, डिपॉजिट कर रहे कहाँ, पीपीएफ, ये कौन सा डिडक्शन आ गया, एटीसी, इसे भी लास्ट में देखेंगे। 5 ईयर टर्म डिपॉजिट शेड्यूल बैंक एलिजिबल फॉर एटीसी, तो ये भी देख लेंगे, ये भी खुद से ही बोल रहे हैं ना एटीसी। ही स्पेंड, अब ये ध्यान देना, अभी तुमसे सवाल पूछेंगे। ही स्पेंड 49,000 ऑन हिज वाइफ who is severely disabled and defined under section 80DD. However, she has claimed deduction under section 80U while computing the income, total income, ठीक है, she has claimed deduction under section 80U, ये handicap तो है नहीं है, तो 80D होना चाहिए। डन। चलो अब मुझे बताओ ये सीवियर हैंडीकैप है कि नॉर्मल हैंडीकैप है, जो इसकी वाइफ है मिस्टर मुंगेरी लाल की जो वाइफ है, ये सीवियर हैंडीकैप है कि नॉर्मल है, सीवियरली हैंडीकैप है। 80U का डिडक्शन है कि 80DD का है, क्योंकि वो खुद हैंडीकैप नहीं है, वाइफ है, डिसेबल है, कितना डिडक्शन मिलेगा, 1,20,000, लेकिन उसने खर्चा तो 49,000 किया है, तो क्या हुआ, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो चलो ये आपका अदर सोर्स का टोटल करो, कैलकुलेटर में करो, कितना, 160, 4 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16, चलो 16, हाँ नहीं है भरोसा भैया, आगे टोटल करो अभी, 152 बराबर। पहले तो ये एटीसी का डिडक्शन लेते हैं, सॉरी एटीसी का 10,000, फिर एटीसी का, सॉरी एटीसी, हाँ एटीसी 70,000, और एक टर्म डिपॉजिट एटीसी का 30,000, और 80DD का डिडक्शन 1,25,000। आपका आंसर 100% नेगेटिव आएगा, तो ये हो गया नील, समझा। या कैसे खुश हो रही है लास्ट समय में, चलो। मिस्टर केशव इनामदार इज ओइंग अ हाउस प्रॉपर्टी, द नेट टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज एसर्टेन एट ₹45,000, हिज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 35,000, ठीक है। इसके दो टाइप की इनकम है, एक है हाउस प्रॉपर्टी, वहाँ से कमा रहे 45,000, और अदर सोर्स मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा चेंज करते हैं, सम इजी नहीं, बहुत नेगेटिव नेगेटिव बार बार क्या लेना है, ये कर लो 145, ये कर लो 135, दो इनकम है। और आगे बोला तो पर्टिकुलर ऑफ विच आर एज फॉलोज, एक मिनट, नहीं देखो इन्होंने क्या बोला है, ध्यान से पढ़ना, हिज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जो भी है वो, ये 1 कट करो, क्योंकि देखो क्या बोल रहे हैं ये लोग, वो ऊपर वाला 145 रहने दो। हिज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 35,000, द पर्टिकुलर ऑफ विच आर एज फॉलोज, ये जो आपने 35,000 कमाया है अदर सोर्स से, ये कैसे कैसे कमाया है वो बता रहे हैं, ठीक है। तो चलो अदर सोर्स से कैसे कैसे कमाया है, तो डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ थाने जनता सहकारी बैंक, हाँ ये डिविडेंड आएगा अदर सोर्स में। इंटरेस्ट ऑन शेयर डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस, इंटरेस्ट कमा रहे हो तो अदर सोर्स है।
इंटरेस्ट ऑन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, यस ये भी अदर सोर्स है और 80C का डिडक्शन भी मिलेगा। इंटरेस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी से मिल रहा है तो टैक्सेबल है। इंटरेस्ट एफडी से मिल रहा है, मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक एफडी से मिल रहा है तो यस टैक्सेबल है, अदर सोर्स। बट ये सेविंग बैंक नहीं है तो 80 TTA का डिडक्शन नहीं मिलेगा। इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ यूटीआई तो ये भी डिडक्शन, ये भी इनकम है आपकी, अदर सोर्स। इंटरेस्ट कंपनी डिपॉजिट से मिल रहा है 1000, ये भी अदर सोर्स इनकम है। डिपॉजिट किया है पीपीएफ में तो ये 80C। मिस्टर केशव ऑल्सो टुक एजुकेशन लोन, एजुकेशन लोन 5 लाख का है। ड्यूरिंग द ईयर ही रिपेड 60,000 प्रिंसिपल, लेकिन इंटरेस्ट कितना पे किया है तो 80E में आपको इंटरेस्ट 40,000 का डिडक्शन मिल जाएगा, प्रिंसिपल का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो पहले अदर सोर्स का टोटल बताओ। 67,000, तो ये लिखते वक्त ही गलत लिख दिया है, ठीक है चलो। तो अब ये टोटल कितना हो गया 2,12,000। इसमें लेस डिडक्शन 80C का जो NSC का था वो 1500 मिलेगा। फिर 80C का जो ये PPF में था 14,000 वो डिडक्शन मिलेगा। और 80E का इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन लोन 40,000 ये डिडक्शन मिलेगा। चलो कितना आया 2,12,000 में से तीनों माइनस करो 156,500, ये हो गई आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम। डन। चलो इस तरह से आपको डिडक्शन समझा, सम सॉल्व करेंगे कंप्यूटेशन के तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा।